वल्हम्दु लिमन मनहा अस्बाबल बयान व फतह लना अबवाब तिबियान वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन खैरिल अनाम व अला आलिहि व सहबिहिल मुहरिज़ीन क़सबाति सबक़ि फ़ी मिज़मारिल इहसान व अला मन यहमदूनहु व युसल्लून अला नबिय्यिहि मिनल इंसि वल जान। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा आतैतुम मिर रिबल लियर्बुअ फ़ी अम्वालिन नासि फ़ला यर्बु इंदल्लाह वमा आतैतुम मिन ज़कातिन तुरीदून वजहल्लाहि फ़उलाइका हुमुल मुज़इफ़ून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुअख़ज़ु मिन अग़नियाइहिम व तुरद्दु अला फ़ुक़राइहिम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सामीन किराम, आज की हमारी जो नशिस्त है इसका उन्वान है ज़कात के जदीद मसाइल। ज़कात एक मुहकम फ़रीज़ा है, इस्लाम का एक रुकन है और उसकी अहमियत से हर शख्स बख़ूबी वाक़िफ़ है। तो उसकी जो अहमियत है, उसकी जो फ़जीलत है, उस चीज़ को हम आज के सेशन में ज़्यादा बयान नहीं करेंगे। हमारा ज़्यादा फ़ोकस इस पे होगा कि हम ज़कात के फ़लसफ़े को कुछ समझ सकें और दूसरे नंबर पे फिर ज़कात के वो उसूल जिनके ज़रिए से मसाइल को समझा जाता है, और फिर तीसरे नंबर पे हम असरी तत्बीकात पे आएंगे कि एक शख्स इनफरादी तौर पर अगर उसको ज़कात निकालनी है तो उसको क्या क्या चीज़ें पेश नज़र रखनी हैं और उसको आम तौर पे क्या चीज़ें जदीद ज़माने के लिहाज से भी और वैसे क्या पेश आती हैं। इसी तरीके से अगर कोई कंपनी है और उस कंपनी को अपने हिसाब किताब करने हैं या किसी कंपनी में किसी शख्स के शेयर हैं उसको कुछ हिसाब किताब करना है, तो इन चीज़ों को भी इंशाल्लाह हम थोड़ा सा देखेंगे। तो ये तो एक ख़ुलासा था, समरी थी कि हम इंशाल्लाह इस तर्ज़ पर आगे बढ़ेंगे। जहाँ तक ज़कात का ताल्लुक़ है तो मैंने अभी जो आपके सामने आयत तिलावत की है, इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने सूद के बारे में, सूद को रिबा कहते हैं, सूद के बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जो तुम सूद का लेन देन करते हो और समझते हो कि इससे तुम्हारे माल में इजाफ़ा हो रहा है, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फ़ला यरबु इंदल्लाह, ये अल्लाह के यहाँ इजाफ़ा नहीं होता। और जो ज़कात देने वाले हैं उनके बारे में फ़रमाया फ़उलाइका हुमुल मुज़इफ़ून, कि ये ज़कात देने वाले बज़ाहिर अपने माल को कम करने वाले ये वो लोग हैं जिनको अपने माल बढ़ाने का ढंग आता है। मुज़इफ़ून का माना है माल के बढ़ाने वाले, ठीक है ना। तो देखें, इस्लाम को अगर हम आम मैथमेटिक्स या आम सरमायादाराना निज़ाम के उसूलों या मादा परस्ती के उसूलों पे समझेंगे तो बात समझ नहीं आएगी। यानी मैथमेटिक्स तो यही कहेगी ना कि 100 में से 2.5 निकाले तो कम हो गए, और 100 में अगर कोई 8-10% सालाना इजाफ़ा हो गया तो ज़्यादा हो गया। तो मैथमेटिक्स इससे आगे उसकी नज़र नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि नहीं, ऐसे उल्टा है। यहाँ पर जो ज़्यादा ले रहा है वो नुकसान में और जो अपना निकाल रहा है वो फ़ायदे में, ठीक है। एक तो हम मुसलमान हैं और मुसलमान होने के नाते इस बात पर यानी ईमान लाने में और इसको यकीन करने में हमें कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर हम इसको दुनियावी मिसालों के साथ भी समझना चाहें तो ये कोई ऐसी बहुत पेचीदा बात नहीं। देखिए, एक कंपनी होती है, उसका मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है। अब ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट अगरचे सेल्स भी इसमें आ जाती है लेकिन एडवर्टाइजमेंट भी इसमें आती है। तो एडवर्टाइजमेंट तो सारा का सारा ख़र्चा है, ख़र्चा है ना। यानी देखा जाए तो कंपनी वाले ख़र्चा किए जा रहे हैं, ख़र्चा किए जा रहे हैं, ख़र्चा किए जा रहे हैं, लेकिन कंपनी वालों को पता है ये ख़र्चा नहीं है, ये फ़ायदा है। एक्सपेंस भी है लेकिन ये कैपिटल एक्सपेंस की तरह है, इसमें फ़ायदा है। तो
एक दुनियावी मिसाल से हम समझ सकते हैं कि कभी ख़र्चा करना ये इजाफे का बायस होता है ना। अच्छा, घरों में देख लें, फ़्लैटों में मेंटेनेंस के पैसे लिए जाते हैं, तो है तो ख़र्चा, लेकिन अगर ये ख़र्चा ना हो तो कुछ अरसे बाद फ़्लैट में और जंगल में फ़र्क ना रहे, ठीक है ना। यानी वो छोटी सी कीमत दे के हम कोई बहुत बड़ा फ़ायदा उठा रहे होते हैं। तो अगर हम अपने, अभी मैं ज़कात के अमवाल की तफसील में आऊँगा, आपको अंदाज़ा होगा 2.5% से भी कम है, यानी 2.5 तो हम कहते हैं ना, 2.5 से भी कम है। तो वो जो 2.5 से भी कम माल है उसको ख़र्च करके अगर हमारा सारा माल और हमारी इज़्ज़त आबरू, हमारे कारोबार, सब कुछ हमारे सिक्योर होते जा रहे हैं, तो इसमें तो फिर फ़ायदा ही हुआ ना, इसमें कोई कमी तो ना हुई। तो एक बात तो ये समझना चाहिए, और इससे ये भी समझना चाहिए कि ज़कात जो है ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारे ऊपर बोझ नहीं है, ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारे ऊपर एक एहसान। देखने के डायमेंशंस होते हैं ना, अगर हम किसी चीज़ को ज़िम्मेदारी समझेंगे तो मुश्किल हो जाएगी, देना मुश्किल हो जाएगा, और अगर हम उसको अपने लिए सादत समझेंगे और अपने समझें कि अल्लाह फ़लाँ ने हमारे ऊपर एहसान किया, तो ऐसा बहुत दफ़ा होता है। जैसे इनके अभी हम जहाँ पे बैठे हैं तो बच्चा काम कर रहा है, अब ये बच्चा जो काम कर रहा है इसको इस पे क्या मिल रही है? शाबाशी, शाबाशी मिल रही है ना, बाप की नज़र में बड़ा हो रहा है, लोगों की नज़र में इज़्ज़त वाला हो रहा है। तो इस तरह से होता है कि लोग जो हैं वो इस तरह के फ़वाइद हासिल करते हैं। तो सादत के तौर पे हमने करना है, हमने इसको इस तौर पे नहीं करना कि ये कोई हमारी ज़िम्मेदारी है और पूरे हिसाब किताब से चलना है और जितने बच सकते हैं बचा लो, क्योंकि ज़िम्मेदारी है। तो ज़िम्मेदारी में तो जितना बंदा बच सकता है बचा लेता है, और अगर उसको सादत समझेगा तो 2.5 के 5 खर्च करेगा, उसमें क्या बात है। तो अपना ज़ाविया नज़र भी बदलने की ज़रूरत है। अच्छा, दूसरी बात ये जो ज़िम्नन आ गई कि ज़कात जो है इबादत है, ये टैक्स नहीं, ठीक है ना। इसको टैक्स की तरह ना समझा जाए, इसमें नीयत ज़रूरी है, इसकी ख़ास शराइत हैं। टैक्स तो अदा हो ही जाता है किसी न किसी तरह, ठीक है ना, हुकूमत काट लेती है तो भी हो जाता है, और आपके किसी भाई ने जमा करा दिया, आपको पता नहीं था, फिर भी हो जाता है, हैं? टैक्स में तो ऐसे नहीं है ना, गवर्नमेंट ने कोई बिल भेजा, किसी और भाई ने भर दिया तो आपका अदा हो गया। टैक्स में तो ये चीज़ें नहीं होती कि आपकी नीयत थी या नहीं थी, आपकी तरफ से अदा हुआ या नहीं हुआ। लेकिन ज़कात एक इबादत है, और इबादत हर शख्स की अपनी अपनी अदा होती है। लिहाजा ज़कात के मामलात में आजकल ये भी एक बहस बाज़ दफ़ा छेड़ी जाती है कि ये टैक्स है या इबादत, तो इसको हमें क्लियर होना चाहिए कि ये इबादत है, इसमें नीयत ज़रूरी है, इसकी वो मखसूस शराइत हैं जो कि टैक्स के अंदर नहीं पाई जाती। अब हम ज़कात की तरफ आ जाते हैं कि ज़कात का बुनियादी मकसद क्या है। ज़कात का बुनियादी मकसद जो है वो 1 साल के अंदर गरीबों को पेश आने वाली मुश्किलात का इज़ाला है। 1 साल के अंदर गरीबों को पेश आने वाली मुश्किलात का, और पेश आने वाली मुश्किलात से मुराद क्या होता है कि जो उनकी बुनियादी ज़रूरियात हैं उसके अंदर मुश्किलात पेश आ रही हों। वैसे कोई गरीब का है भाई मेरे पास महल नहीं है, बड़ा मुश्किल में हूँ, हैं, तो अब ज़ाहिर है उसका इज़ाला तो हम ज़कात से नहीं कर सकते। उसकी तमन्नाओं, उसका ख्वाहिशों का, उसकी अय्याशियों का वो हमने, इस्लाम ने उसका निज़ाम नहीं बनाया। इस्लाम ने निज़ाम बनाया उसकी जो बुनियादी ज़रूरियात जो ज़रूर पूरी होनी चाहिए एक अच्छी ममलिकत, फ़लाही ममलिकत के अंदर, उसको ज़कात के ज़रिए से 1 साल के लिए सपोर्ट दी जाएगी। ठीक हो गया। जब हमें बुनियादी मकसद समझ में आ जाएगा तो बहुत सारे एतराज़ात शायद वैसे ही हल हो जाएं। ठीक है ना। एक तो ये बात कि भाई गरीब को मालिक बनाना ज़रूरी है। ठीक है, अभी मैंने हदीस जो आपके सामने पढ़ी थी उसमें ये था कि तुख़ज़ु मिन अग़नियाइहिम व तुरद्दु अला फ़ुक़राइहिम, के ज़कात को मालदारों से लिया जाएगा और गरीबों को दिया जाएगा। ठीक है ना। तो गरीबों को देना, इसी तरीके से जहाँ पे अक़ीमुस्सलात है वहाँ आतु ज़कात है। ठीक है ना। आतु ज़कात का मतलब ज़कात देना। ठीक है ना। ज़कात निकालना नहीं। अगर हमने मस्जिद में लगा दी या कहीं और फलाई काम में लगाया तो ज़कात निकाली हमने, दी तो नहीं ना। और इतियान का माना और इता का मतलब जो होता है वो देना होता है। तो ज़कात का देना, इसी तरह ज़कात का गुरबा पर रद्द करना जैसे हदीस में आया। तो ये सब चीज़ें इस बात की अलामात हैं और फ़ुक़हा ने ये बात ज़रूरी करार दी है कि ये गरीबों को दी जाए।
ठीक है ना, उनको मालिक बनाया जाए। अब गरीबों को जब हम मालिक बनाएंगे तो हर गरीब, वो कहते हैं आजकल हमारी जो इस्तिलाह होती है कि बुनियादी जो पॉवर्टी लाइन है उससे नीचे है, तो इस्लाम ने भी वो एक हद खींची है जिसको हम अभी थोड़ी देर में समझेंगे। तो इस्लाम ने जो हद खींची है, अगर वहाँ तक वो नहीं पहुँच पा रहा और उसकी बुनियादी ज़रूरियात में उसको मुश्किल हो रही है, तो हम उसको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, फ़र्ज़ करें किसी आदमी को 12,000 रुपये की ज़रूरत है माहाना अपनी बुनियादी ज़रूरियात को मैनेज करने के लिए, लेकिन वो 10,000 कमा पाता है, तो इस आदमी को हम सालाना 24,000 ज़कात दे दें ताकि ये अपने आप को एक एवरेज वो मैनेज कर ले। सारा इसको हमने पालना नहीं है, गरीब को पालने के लिए ज़कात नहीं होती, उसकी बुनियादी ज़रूरत में जो खलल आ रहा है हमने उसको वो सपोर्ट देनी है उसमें। ठीक है ना, तो बुनियादी मकसद ये क्लियर होना चाहिए। फिर निज़ाम ज़कात जो है ये इंतहाई नाफ़े निज़ाम है। निज़ाम ज़कात जो है गैर मामूली, यानी हम उसको अगर जितना उसकी हिकमतों पे गौर करते जाएं तो हैरान होता है इंसान कि कैसा ज़बरदस्त निज़ाम है। तो एक बात तो ये कि इस निज़ाम के अंदर तमाम तबक़ात की रियायत है। ठीक है, मसलन माशरे में कौन कौन से तबके हैं? 3 तबके होते हैं आमतौर पे, एक अपर क्लास, एक मिडिल क्लास, एक लोअर क्लास। तो जो अपर क्लास होता है, अमीर तबका होता है, वो इजाफ़ी अमवाल कमा रहा होता है। ठीक है ना, यानी कुछ माल तो उसकी ज़रूरत का है, वो तो कमा ही रहा होता है, उसके बाद कुछ इजाफ़ी भी वो कमा रहा होता है, उसकी अर्निंग ज़्यादा है। और जो मिडिल क्लास होता है वो अपना गुजारा कर रहा होता है, लेकिन वो दूसरे को शायद सपोर्ट करने में इतना ज़्यादा सहूलत महसूस ना करे। और एक तीसरा होता है जो कि मिडिल क्लास, वो लोअर क्लास है, जिसको बहरहाल ज़रूरत पड़ रही है ताकि लोगों के उसको कोई ना कोई सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट मिले। जब हमने ये समझा, और हर माशरे में ये होता है, ये 3 तबके हर माशरे में होते हैं, तो शरीयत ने क्या कहा, मैंने जो हदीस आपके सामने भी पढ़ी कि अमीरों से लिया जाएगा और गरीबों को दिया जाएगा, उस शख्स से लिया जाएगा, उस तबके से लिया जाएगा जो ज़्यादा कमा रहा है, जो इस काम को बसहूलत कर सकता है, और उसको दिया जाएगा जिसके लिए जायज़ है बिल्कुल, क्योंकि वो तो ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी नहीं कर पा रहा, तो ऐसे शख्स के लिए तो लेना ठीक है। और दरमियान वाले के लिए हुक्म यह है कि ना लो ना दो। ठीक है, ज़कात देना उस पर फ़र्ज़ नहीं है, ज़कात लेना उसके लिए जायज़ नहीं। ठीक है ना, तो ये अब देखें, ये तीनों तबकों की रियायत हो गई, एक बात। दूसरी बात ये कि जो ज़कात के अम्वाल होते हैं उनके अंदर अल्लाह ताला ने बड़ी हिकमत रखी है। उस हिकमत का नतीजा ये है कि जो मालदार शख्स है वो ज़कात की अदायगी से कभी भी गरीब नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि उसका माल या बढ़ रहा है या बढ़ने की सलाहियत रखता है। ठीक है, यानी अम्वाल ज़कात क्या होते हैं, मैं यहाँ पे गिनवा दूँ आपको, सोना, चांदी, करेंसी और माल तिजारत, 4 चीज़ें होती। ठीक है, और इसके अलावा एक अलग सिलसिला होता है जानवरों का, गाय, बकरी, ऊँट वगैरह का। तो अम्वाल ज़कात जो होते हैं वो, अब देखें गाय बकरी, इनमें तो सबको नज़र आता है कि जब इनकी नस्ल बढ़ती है, तादाद बढ़ती है। और जो अम्वाल तिजारत होते हैं, दुकान में जो तिजारती सामान होता है वो भी, क्योंकि वो कम कीमत पे आता है ज़्यादा पे जाता है, कम कीमत पे आता है ज़्यादा पे जाता है, वो भी बढ़ने वाली चीज़ है। और सोना, चांदी और करेंसी जो है ये वो चीज़ है जिसके ज़रिए कोई कारोबार शुरू होता है, क्योंकि कारोबार फ़िक्स्ड एसेट से तो शुरू नहीं होता, कारोबार तो इब्तिदा में लिक्विडिटी से शुरू होता है। तो ये चीज़ें तिजारत करने का इम्कान रखती हैं और बकिया चीज़ें वाक़तन बढ़ रही हैं। तो शरीयत ने उन चीज़ों को ज़कात का माल कहा है जो कि बढ़ती हैं या बढ़ने की सलाहियत रखती हैं। अब इसका नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि किसी भी अमीर शख्स के घर से उसका कोई फ़िक्स्ड एसेट बाहर नहीं जा रहा। ऐसा नहीं है कि एक दिन है ना कोई शख्स आया और उसने कहा हज़रत ज़कात आप पे फ़र्ज़ हो गई है, लिहाजा ये वाला सोफ़ा मैं ले जाता हूँ। अगले दिन आया तो वो दूसरा सोफ़ा ले गया, अगले साल कोई दूसरा सोफ़ा ले गया, तो 2-3 साल में इनके सोफ़े गायब हो गए, 2-3 साल में इनके बेडरूम से बेड गायब हो गया। ऐसे नहीं, फ़िक्स्ड एसेट कहीं नहीं जाता, वो माल जा रहा है जो बढ़ रहा है। ठीक है ना, तो वो बढ़ता रहता है, तो बढ़ने के साथ साथ वो इसको भी मिलता रहता है। तो अमीर को कभी भी उससे तंगी नहीं होती और गरीब को फ़ायदा होता है। ठीक है,
ये बहुत अहम नुक्ता है, इसलिए कि हमारे सामने जितने भी निज़ाम हैं, आप देखिए सरमायादाराना निज़ाम, सरमायादाराना निज़ाम जब अमीर की तायीद करता है तो गरीब को की रियायत नहीं कर पाता। अल्फाज कुछ होते हैं अच्छे, लेकिन अल्फाज से ज़्यादा वो हकीकी रियायत नहीं कर पाता, ठीक है ना। वो कहता है कि आप प्रॉफिट अपना मैक्सिमाइज़ करो और उसके नतीजे में सारी खैरें खुद ही माशरे में फैल जाएंगी। इश्तराकी निज़ाम उसके रद्द-ए-अमल में उठा तो उसने गरीब को अमीर का दुश्मन बना दिया। तो कोई निज़ाम ऐसा नहीं है जो दोनों तबकों की रियायत कर रहा हो। ये इस्लाम है जो कि अल्लाह ताला ने उतारा है, और इसीलिए उसमें न अमीर से झगड़ा है न गरीब से झगड़ा है। अमीर अगर वो शरई हुदूद के अंदर चल रहा है तो वो भी एक उम्मत का काबिल फ़ख्र असासा है, और अगर गरीब जो है वो उस पर चल रहा है तो वो भी एक इज़्ज़त नफ्स रखने वाला और बेहतरीन इंसान। तो दोनों तबकों की रियायत करने वाला इस्लाम के अलावा कोई और मज़हब या कोई भी जो सिस्टम है आजकल फाइनेंशियल सिस्टम से, कोई भी ऐसा नहीं है जो दोनों तबकों की रियायत कर सके। होता यह है कि एक तबके की रियायत करते हैं, फिर ज़्यादा मसला होता है तो फिर दूसरे की चीज़ों को कुछ डाइल्यूट करते हैं, ठीक है ना। मुश्किल आती है फिर डाइल्यूट करते हैं। और इस्लाम का निज़ाम ऐसा है कि शुरू से एक मुनज़्ज़म अंदाज से चला आ रहा है, एक प्रोपोर्शन से, और वो ख़ुद अच्छे नताइज देता है। तो अमवाल में रियायत है कि वो माल जो कि बढ़ता है या बढ़ने की सलाहियत रखता है, हर माल पे नहीं, फ़िक्स्ड एसेट पे ज़कात नहीं है। इसी तरीके से गुरबत के ख़ात्मे में भी जो ज़कात का निज़ाम है ये बहुत इकसीर है, ठीक है। गुरबत के ख़ात्मे में कैसे, हमने जो बुनियादी मकसद समझा कि ज़कात जो है वो 1 साल की बुनियादी ज़रूरियात में सपोर्ट के लिए, 1 साल की, क्योंकि अगले साल फिर दोबारा ज़कात होगी, और ज़कात जो होती है इनकम पे नहीं होती है, तो पूरे एसेट्स पे होती है, ठीक है ना। पिछले साल आपके पास सोना था, इस साल फिर उसी सोने पर ज़कात होगी, पूरे एसेट पे होगी, यानी कि इजाफा कोई हुआ तो उस पर होगी। तो ज़कात तो इनकम पे नहीं होती, ज़कात पूरे, तो ज़कात ठीक ठाक निकल आती है। और इधर से जो गरीब होता है उसको जो बुनियादी ज़रूरत दरकार होती है उसमें 19-20 का फ़र्क होता है, तो ये आपस में मैच हो जाते हैं। तो गुरबत के ख़ात्मे में भी ये इकसीर है। गुरबत के ख़ात्मे से वही मुराद है कि गरीब तो रहेगा, लेकिन बुनियादी ज़रूरियात पूरी होने की वजह से ख़ुदकुशी या बच्चे बेचने और जिस तरह के आजकल के वाक़यात हम सुनते हैं, इस तरह के इंतहाई और एक्सट्रीम हालतों पे नहीं जाएगा, ठीक है ना। गरीब तो रहेगा, ठीक है, अमीर गरीब तो सहाबा कराम के ज़माने से चले आ रहे हैं। तो अमीर गरीब को ख़त्म करना इस्लाम का मकसद नहीं है, बल्कि गरीब को इस हद तक सपोर्ट देना कि वो बाइज़्ज़त तरीके से दुनिया में ज़िंदगी गुजार सके। बाकी ज़ाहिर है कि दुनिया की छोटी सी ज़िंदगी है, उसमें किसी के पास 2 बंगले हैं, किसी के पास एक कुटिया है, इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। हिसाब ज़कात की तरफ हम आ जाते हैं। सबसे पहले हम इसको दोहराई कर लें, थोड़ा सा दरमियान में आया है कि अमवाल ज़कात 4 हैं। अमवाल ज़कात कितने? 4 हैं, ठीक है ना। आप लोगों ने फिंगर टिप्स पे याद भी रखने, क्योंकि आगे फिर जब मसाइल आएंगे थोड़ा हम उस पर दोहराई करेंगे। सोना, चांदी, करेंसी और तिजारत का सामान। सोना चांदी आसान है, करेंसी आसान है, इनकी कोई भी शक्ल हो। सोना जो है ज़ेवर हो, इस्तेमाल में हो, लॉकर में रखा हो, ईंट की शक्ल में हो, डली की शक्ल में हो, उधार दिया हो। चांदी में भी इसी तरह, और करेंसी में भी इसी तरह कि करेंसी आपके पास है, किसी को उधार दी है या कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ख़रीद रखा है, ठीक है, तो बैंक में इन्वेस्ट किया हुआ है, कोई भी ऐसी सूरत है तो वो करेंसी आपके पास है या आपके किसी वकील के पास है, बहरहाल वो आपकी करेंसी है, उस पर ज़कात। ठीक हो गया, 3 चीज़ें हो गई। चौथी चीज़ क्या है? माल तिजारत, तिजारत का सामान। तिजारत के सामान से मुराद हमारी यानी एक तारीफ़ है उसकी फ़िक़्ह के अंदर, वो ये कि वो चीज़ जो कि आपने बेचने की नीयत से ख़रीदी हो, और जिस दिन आप ज़कात की कैलकुलेशन कर रहे हैं, आपकी ज़कात की कोई डेट होगी, उस दिन तक आपकी नीयत बाकी हो, ठीक है ना, पूरे टाइम लाइन में कहीं पर भी वो ख़त्म ना हुई हो। ठीक है, दो शर्तें समझ आ गई कि जब ख़रीदी थी तो उस वक्त बेचने का इरादा था, और उस वक्त से लेकर अभी कैलकुलेशन की तारीख़ तक अभी तक वो कंटिन्यू है, कभी आपकी ये जो नीयत है ना ये ख़त्म हुई है ना ये तब्दील हुई है, ठीक है ना, कोई ऐसा मसला नहीं हुआ। इसके कुछ केसेस को हम अभी समझ लेते हैं ताकि आगे आसानी हो। एक शख्स ने एक प्लॉट ख़रीदा
और प्लॉट ख़रीदते हुए उसकी नीयत थी कि मैं इसको आगे बेचूंगा, लेकिन उसके पैसे सही नहीं लग रहे थे, मार्केट डाउन थी। उसने कहा चलो मैं ख़ुद बना लेता हूँ। तो जिस दिन इसकी नीयत बदली उस दिन से ये माल तिजारत नहीं रहा। ठीक हो गया। और केस ले लें, एक शख्स ने आपको प्लॉट गिफ्ट कर दिया और आपने नीयत कर ली फ़ौरन कि मैं तो बेचूंगा, मुफ्त का आता है, बेच भी दिया। बेच दिया हो अगर तारीख़ से पहले तो उसके कैश पर तो ज़कात आएगी, लेकिन अगर तारीख़ के बाद बेचा तो क्योंकि वो आपको गिफ्ट मिला था, आपने ख़रीदा नहीं था, तो पहली शर्त नहीं है। दो शर्तें मैंने अर्ज़ की, ख़रीदा हो और बेचने की नीयत से ख़रीदा हो और आगे उसकी नीयत अब तक बाकी हो। तो पहली शर्त नहीं है कि ख़रीदा ही नहीं है, गिफ्ट मिला है। अच्छा, इसी तरीके से जब आप ख़रीद रहे थे तो आपके जहन में था कि देखते हैं, रेट लगे तो बेच देंगे, नहीं लगे तो बना लेंगे, तरद्दुद था। और ये तरद्दुद 50-50% था। ठीक है ना। वैसे तो हर आदमी की ही नीयत होती है, जो भी अच्छा मौका आया कर लेंगे, लेकिन उसकी उस वक्त ख़ास इंटेंशन क्या है। अगर उस वक्त 50-50% था कि कोई चीज़ कंफर्म नहीं है, ठीक है, फिर अगर उसने वो उसको ख़रीदा तो उस पर ज़कात नहीं आएगी, क्योंकि उसकी यकीनी नीयत नहीं है बेचने की। और अगर उसने ख़रीदा और बेचने की नीयत थी, लेकिन फिर उसको ख्याल हुआ कि नहीं मैं इसको किसी को गिफ्ट कर देता हूँ, तो अब ये नीयत बदल गई। पहले थी बेचने की और अब हो गई गिफ्ट करने की। अभी तक गिफ्ट नहीं किया उसने, लेकिन इसका ये नीयत का बदलना जो है उसको माल तिजारत से निकाल देंगे। तो ये कुछ केसेस से आपको थोड़ा समझ आएगा माल तिजारत क्या चीज़ होती है। ठीक है ना। वैसे उमूमी तौर पे देखा जाए तो ये जो दुकान के अंदर सारा सामान होता है किसी भी ताजिर का, तो वो बेचने के लिए ही ख़रीदा होता है और बेचना ही मकसद होता है, उसका नीयत बाकी होती है आमतौर पे, तो वो तो सारा माल तिजारत में वैसे ही आ जाएगा। ठीक है ना। ये इस्तिस्ना वाली सूरतें वो होंगी जहाँ पर कहीं पर वो यानी आम तौर यानी ख़रीदा उसने था लेकिन उसका बाकायदा कारोबारी आदमी नहीं है, यानी दुकान तो उसकी है, फ़र्ज़ करें जनरल आइटम्स की, और कोई डेयरी की प्रोडक्ट ख़रीद के ले आया, तो अब ज़ाहिर है वो उसको बेचने की नीयत उसकी कंफर्म नहीं है। तो यहाँ पर फिर मसला आएगा कि अगर बेचने ही की नीयत होगी तो फिर होगा, वरना फिर उस सूरत में उसको माल तिजारत हम नहीं कहेंगे। तो ये तो अमवाल ज़कात हो गए। ठीक है। अमवाल ज़कात कितने हैं भाई? 4 हैं। और सोना चांदी, करेंसी और माल तिजारत, और पहले 3 की हर शक्ल में इल्ला माशाल्लाह कोई एक्सेप्शन हो, और चौथी चीज़ जो है उसकी मैंने तफसील बता दी 2 शराइत के साथ। तो ये अमवाल हैं जिन पर ज़कात आती है। अमवाल ज़कात का क्या मतलब? इन पर ज़कात आती है। अच्छा, मैं अगर आप हज़रात से पूछूं कि अगर एक शख्स के पास एक बंगले में तो वो रहता है, उसके अलावा उसके पास 3 बंगले और हैं और 3 गाड़ियाँ भी हैं, इस पर ज़कात आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए? बिल्कुल आनी चाहिए, थोड़ा सी भी रियायत नहीं। तो इस पर ज़कात नहीं है। ठीक है। ज़कात इसलिए नहीं है कि ज़कात अमवाल ज़कात पर होगी ना, तो ये अमवाल ज़कात में से नहीं है। ठीक है ना। तो ये बात यहाँ क्लियर होनी चाहिए कि ज़कात उन अमवाल पे होगी जो मैंने शुरू में बताया कि जो बढ़ते हैं या बढ़ने की सलाहियत रखते हैं। बाकी 10 घर हों या उसकी गाड़ी हो, उससे उसकी बहस नहीं है। घर की वैल्यू बढ़ जाती है लेकिन वो और फैक्टर्स होते हैं, और गाड़ी की डेप्रिशिएट हो जाती है। ठीक है ना। लेकिन उससे हमारी बहस नहीं है। हमारी बहस ये है कि अगर वो गाड़ी या वो घर उसने बेचने के लिए ख़रीदा फिर तो उस पर ज़कात है, लेकिन अगर बेचने के लिए नहीं ख़रीदा, पर्सनल यूज़ के लिए ख़रीदा या किराया हासिल करने के लिए ख़रीदा, तो उन तमाम सूरतों में उस पर ज़कात नहीं होगी। उलझन आखिर में ना हल करें। सही। वैसे कुछ हमारी तमहीदी गुफ्तगू भी हुई है, हो सकता है वो दोहराई में आ जाए। अमवाल ज़कात समझ गए। ठीक है। अब हम आ जाते हैं, हमने कहा कि 3 तबके हैं, एक अमीर है और एक गरीब है, एक दरमियाना है। तो अमीर से ज़कात ली जाएगी और गरीब को? तो अमीर कौन होगा और गरीब कौन होगा, उसका कोई मेयार होना चाहिए। ठीक है ना। हम तो जिससे पूछते हैं उससे ज़्यादा गरीब कोई निकला नहीं आज तक है। तो अमीर कौन होगा, गरीब कौन होगा, इसका कोई मेयार होना चाहिए, और उसको लोगों की राय पे नहीं छोड़ा जा सकता। क्योंकि एक साहब होंगे वो कहेंगे आजकल मैं बड़े बहरान में हूँ,
और बहरान की वजह पूछेंगे तो कहेंगे तीसरी फैक्ट्री लगा रहा था, उसके लिए पैसे कम पड़ रहे। तो अब ज़ाहिर है इस किस्म के बहरान अगर वो ज़कात के मसाइल में आने लग गए तो फिर तो सारा माल इन्हीं के पास चला जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ समझनी होगी कि ज़कात का मेयार क्या है, ठीक है ना। तो 4 अमवाल ज़कात है, उन्हीं के लिहाज से ज़कात का निसाब तय होगा। जो उमूमी निसाब है मैं वो पहले अर्ज़ करता हूँ। उमूमी निसाब क्या है? 52.5 तोले चांदी, 52.5 तोले चांदी या 612.35 ग्राम चांदी, ठीक है, ग्राम्स में अगर चले जाए तो ये या इसकी कीमत, इसकी जो भी रकम बनती होगी तो ये वाजिब होती है, यानी ये इतना किसी के पास आ जाए तो उस सूरत में वो साहिब निसाब कहलाएगा, या हम कहेंगे ये उस मेयार तक पहुंच गया जिस पे ज़कात फ़र्ज़ होती है, ठीक है, या सादे लफ्ज़ों में वो अमीरों में चला जाएगा, शरीयत जिसको अमीर कहती है उसमें वो चला जाएगा, ठीक है। अब इसकी क्या सूरतें हो सकती हैं? सूरत ये हो सकती है कि 4 अमवाल ज़कात हैं, तो किसी के पास कुछ सोना होगा, कुछ करेंसी होगी, किसी के पास चांदी होगी, करेंसी होगी, किसी के पास करेंसी होगी, माल तिजारत होगा। करेंसी आमतौर पे हर एक के पास थोड़ी बहुत तो होती है, तो इसलिए करेंसी को हर एक में मैं शामिल कर रहा हूँ। तो आमतौर पे करेंसी होगी, उसके साथ कोई 1 चीज़, कोई 2 चीज़, कोई 3 चीज़। अमवाल ज़कात तो 4 ही हैं, ठीक हो गया। तो 4 अमवाल ज़कात जो हैं उनमें से 1, 2, 3, 4 किसी की मिल्कियत में आ गए और इस वैल्यू तक पहुँच गए, 612.35 ग्राम चांदी, तो उस सूरत में उसको ज़कात, यानी वो ज़कात देने का अहल हो गया। लेकिन ज़कात फ़ौरन नहीं आती बल्कि 1 साल बाद देनी होती है, ठीक है ना। तो ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, ये तो नॉर्मल है, आम तौर पे ऐसा ही होता है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि किसी शख्स के पास सिर्फ सोना हो और कुछ भी ना हो, ठीक है, सोना हो और उसकी मिल्कियत में कोई करेंसी ना हो, तो उस सूरत में सोने का निसाब होता है, वो होता है 7.5 तोले सोना, ठीक है, 87.67 ग्राम, ठीक है, ये सोने का निसाब। लेकिन ये उस वक्त है जबकि ये बहुत रेयर केस है, यानी वो शख्स है जिसके पास सोने के अलावा कुछ भी नहीं है, करेंसी का 1 रुपया भी नहीं है, कोई माल तिजारत नहीं है, कोई चांदी नहीं। अगर ऐसा केस पाया जाए तो उसका निसाब होगा सोने से, ठीक है, वरना आम तौर पे निसाब वही रहेगा जो मैंने पहले अर्ज़ कर दी। ये बात क्लियर हो गई। चांदी का निसाब होगा, चांदी के 52.5 तोले चांदी या 612.35 ग्राम चांदी। उसकी कीमत बाज़ार में बदलती रहती है, लिहाजा कोई फ़िक्स नहीं बताई जा सकती, ठीक है। जिस दिन आप डेट तारीख को ज़कात निकालेंगे उस दिन की कीमत मालूम करेंगे, उसके मुताबिक आप हिसाब करेंगे, ठीक है, ये बात क्लियर। अब प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर ये है कि ज़िंदगी में पहली दफ़ा आपके पास इतनी रकम अमवाल ज़कात से आ गई, ठीक है, अमवाल ज़कात 4 हैं, इन 4 में से कुछ करेंसी और कुछ सोना कुछ आपके पास आ गया, जिससे आप ज़िंदगी में पहली दफ़ा साहिब निसाब हो गए और उस मेयार पे पहुंच गए जिस पर अमीर कहते हैं। और वो डेट होगी कमरी महीनों के लिहाज से, ये जो चांद के महीने होते हैं, ठीक है। अब हम फ़र्ज़ कर लेते हैं 5 शवाल को ऐसा हो गया, 5 शवाल को आप मालिक हो गए, तो ये 5 शवाल आपकी ज़कात की तारीख़ हो गई, ठीक है। अब अगले साल 5 शवाल को आपने, ये आपका ज़कात का ईयर चलेगा, ठीक है ना, जैसे अकाउंटिंग ईयर होता है इस तरह ज़कात का ईयर चलेगा। और 5 शवाल को आप चेक करेंगे कि आपके बैलेंस में अमवाल ज़कात में से क्या क्या बाकी है, ठीक है। फ़र्ज़ करें जिस दिन आप मालिक बने थे पहले दिन, उस दिन तो आपके पास 1 लाख रुपए तक जमा हो गए थे, कुछ सोना था, कुछ करेंसी थी, 1 लाख रुपए के एसेट्स थे। 1 साल के बाद जब आपने हिसाब लगाया तो 30,000 के रह गए। तो ज़कात फ़र्ज़ तो हुई थी आप पर, यानी आप ज़कात के अहल हो गए थे, लेकिन 1 साल बाद पता चला कि इस साल आपको ज़कात देनी नहीं थी, तो लिहाजा आप पे ज़कात नहीं होगी, अदायगी नहीं होगी। वो 1 लाख तो थे, लेकिन आप आखिर में आपके पास वो असासे बाकी ना रहे, लिहाजा आपको ज़कात नहीं देनी हो। बिलफ़र्ज़ आपके पास 1 के बजाय 2 लाख हो गए, तो जहन में आएगा कि 1 लाख पे तो साल गुजरा है, बकिया 1 पे नहीं गुजरा,
इसका कोई हिसाब नहीं, दरमियान के अप्स एंड डाउन्स का कोई एतबार नहीं। ठीक है, 1 लाख रुपए 5 शवाल को आए, अगले दिन को सारे डाकू ले गए, फिर आपने जिद्दोजहद करके अगले साल तक 2 लाख कमाए, फिर भी आपको ज़कात देनी पड़ेगी। ठीक है ना। तो मकसद ये कि ये दरमियान के अप्स एंड डाउन्स जो हैं इसका एतबार नहीं है, तो इसकी यानी एंट्रीज़ रखने की भी ज़रूरत नहीं है, कोई हिफाजत की भी ज़रूरत नहीं है। आपने साल के शुरू में और साल के आखिर में चेक करना है कि आपके पास क्या है। किसी भी दुकान है, दुकान वाले बड़े परेशान होते हैं, कहते हैं हम हर चीज़ का साल कैसे निकाल, तो हर चीज़ का साल निकालने की ज़रूरत नहीं है। आपका एक साल है, आपकी एक ज़कात की डेट है, वो इब्तिदा होगी और उसी की इंतहा होगी, और दरमियान में जो कुछ भी होगा उससे कोई ख़ास बहस हमारी नहीं। ठीक हो गया, तो प्रोसीजर समझ आ गया। ज़कात जिस दिन आप पे फ़र्ज़ हुई उस दिन को आप नोट कर लेंगे और अगले साल उसी तारीख को आप हिसाब कर लेंगे, तो ये आपकी ज़कात निकल आएगी। ज़कात निकालने का फार्मूला क्या होता है कि एसेट्स को आप जमा करेंगे, सोना चांदी करेंसी माल तिजारत को जमा करेंगे, और उसमें से अगर आपके ऊपर कोई कर्ज़ा है तो उसको माइनस करेंगे। ठीक हो गया, और जो बैलेंस आएगा उसका आप फिर 2.5% या 40वां हिस्सा दे देंगे। 40 से तकसीम करा लें या 2.5 से परसेंटेज निकाल लें, तो दोनों का एक ही जवाब आएगा। ठीक है, तो ज़कात जो है वो इस प्रोसीजर से उसकी कैलकुलेशन होगी। ये बात थोड़ी सी क्लियर हो गई। अच्छा, अब हम आगे की तरफ चलते हैं कि मज़ीद इसके अंदर कोई अहम उसूल, जैसे माल तिजारत की बहस हम समझ चुके हैं। माल तिजारत क्या होता है, ठीक है ना। माल तिजारत वो है कि जिसमें आपने ख़रीदा था तो बेचने की नीयत थी और अभी तक नीयत बाकी। ठीक है, इसी तरीके से हम ये बात समझ चुके हैं अभी पिछली जो हमारी गुफ्तगू थी इसके अंदर के ज़कात की तारीख़ किसे कहते हैं, साल गुज़रने का क्या मतलब है। ठीक है, ये बातें तो क्लियर हो रही हैं। एक चीज़ रह रही है, ज़रूरत से ज़ायद सामान, क्योंकि उसका भी हमारे पहले निसाब में कोई दखल नहीं था। ठीक है ना, ये तो वो निसाब था जिससे हमें पता चलेगा कि हम ज़कात देने के अहल हो गए हैं, हमें ज़कात देनी। एक और निसाब होता है जिससे पता चलता है कि हम पर ज़कात तो नहीं है लेकिन हम ज़कात ले नहीं सकते। ठीक है, या फ़र्ज़ करें मैंने ज़कात देनी है और मैं एक आदमी ढूंढ रहा हूँ जिसको मैं ज़कात दे सकूँ, तो मैं उसमें देखूँगा कि कहीं ये वो आदमी तो नहीं है जिसको ज़कात देना मना है, तो उसका भी एक मेयार होना चाहिए। ठीक है, तो उसका मेयार जो है ये ज़कात के निसाब के अंदर, और उसका जो मेयार है उसमें एक एडिशन है। वहाँ पे कितनी चीज़ें थी, 4 चीज़ें थी, और 4 चीज़ों से 612.35 ग्राम चांदी की कीमत बन जाती थी। अब हम केस ये ले लेते हैं कि 612.35 ग्राम की कीमत ना बनी, कुछ रह गए, 2,000 रुपये कम रह गए, 5,000 रुपये कम रह गए, तो अब इस पे ज़कात नहीं है। ठीक हो गया। लेकिन इस शख्स के पास ज़रूरत से ज़ायद ऐसा सामान मौजूद है जिसकी वजह से अगर उसकी कीमत को भी हम लगा लें तो फिर ये उस निसाब तक पहुंच जाएगा। तो 5वीं चीज़ की हम एडिशन करेंगे। 4 चीज़ें वो पुरानी वाली, और 5वीं चीज़ जो होगी वो ज़रूरत से ज़ायद सामान। जब ये 5 चीज़ें हम मिला लेंगे फिर अगर निसाब बन जाएगा तो हम कहेंगे ये वो शख्स है कि जो इतना अमीर तो नहीं है कि ख़ुद ज़कात दे, लेकिन इतना गरीब भी नहीं है कि ये ज़कात ले। ठीक है, लिहाजा इसके लिए ज़कात लेना जायज़ नहीं। इसको हम मशवरा देंगे पहले ज़रूरत से ज़ायद सामान घर से निकालो, और अगर उसके बाद आपका गुजारा ना हो और फिर आप मुस्तहिक हो जाओ तो फिर ठीक है आ जाओ। पहले ज़रूरत से ज़ायद सामान आपके घर में पड़ा है और दूसरों से मांग रहे हो, ये अच्छी बात। ठीक है ना, ज़रूरत से ज़ायद सामान क्या होता है ये समझना आप ज़रूरी हो गया। ज़रूरत से ज़ायद सामान की एक उमूमी तारीफ़ ये की जाती है कि वो सामान जो कि साल में भी कभी इस्तेमाल में ना आता हो। घर में ऐसे बहुत सारे सामान होते हैं, जैसे डिनर सेट्स होते हैं, पैक आ गए बहुत सारे, किसी में दावत में गिफ्ट मिल गए, तो सारे तो नहीं इस्तेमाल होते, एक आध इस्तेमाल होता है, बाकी रखे होते हैं। या इसी तरीके से घर में शादियां हो गई, 2-3 भाइयों की, 2-3 फ्रिज हैं, तो अब उनमें से एक बंद करके रखा हुआ है, इस्तेमाल में नहीं, ज़रूरत नहीं है उसकी, तो ये हो सकता है। या किसी आदमी के पास 1-2 बंगले इजाफ़ी हैं और उनके किराए की उसको कोई हाजत नहीं है, पहले से उसकी ज़रूरियात पूरी, किराया वैसे आ जाता है, इजाफ़ी आ जाता है, तो ज़रूरत से ज़ायद हो जाएगा वो।
ठीक है ना। तो इस तरह की ज़रूरत से ज़ायद की मुख्तलिफ सूरतें निकल सकती हैं। एक तो ये है। दूसरे वो चीज़ें जो सिरे से ज़रूरत की होती नहीं हैं, ठीक है, जैसे टीवी हो सकता है, या ये हमारे शोपीज़ हो सकते हैं कि शोपीज़ जो हैं ये किसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए तो नहीं होते बल्कि खूबसूरती के लिए होते हैं, ठीक है ना। तो जो चीज़ ज़रूरत में है ही नहीं वो भी ज़रूरत से ज़ायद है, और जो ज़रूरत की तो होती हैं, जैसे घर है ज़रूरत का होता है लेकिन इसके लिए ज़रूरत से ज़ायद है, क्योंकि ये जो एक घर में रह रहा है और किराया, इसकी आमदनी पहले से काफ़ी है, इसको उस घर के ना रहने की ज़रूरत है ना किराए की ज़रूरत, तो ज़रूरत से ज़ायद होगी, ठीक है। तो ज़रूरत से ज़ायद की वो शक्लें आप थोड़ा ध्यान में रखें। तो अगर किसी शख्स के पास ये पांचों चीज़ें होंगी तो फिर हम कहेंगे कि ये वो शख्स है कि जिसको ज़कात देना जायज़ नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक कुछ चीज़ें हो गई। अब हम थोड़े से यानी अमली उसमें मैदान में उतर आए हैं। अमली मैदान से मुराद ये है कि हम अपनी अपनी ज़कातों के हवाले से मुख्तलिफ़ चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। कर्ज़ क्या काम हो सकते हैं ज़कात, क्योंकि कभी आपने कर्ज़ दिया होता है, कभी लिया होता है। तो जो आपने कर्ज़ अदा करना है वो तो हमने आपको बता दिया कि वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। और जो आपने कर्ज़ दिया हुआ है किसी को, आपका रिसीवेबल है, उसका क्या होगा। तो मैंने बताया कि अगर तो वो कर्ज़ के तौर पे दिया हुआ है तो वो ऐसे ही है जैसे आपकी अपनी करेंसी, उस पर ज़कात आएगी। सिर्फ़ एक सूरत ऐसी है कि जिसमें नहीं आएगी, वो ये कि वो शख्स मुकर जाए, आप ना उम्मीद हो जाए, ठीक है ना, आपका बेड डेट बन जाए गोया, तो उस सूरत में हम कहेंगे कि ये क्या है कि इस पर ज़कात नहीं है। उससे पहले जब तक आपको उम्मीद है उससे, तो आपको ज़कात उस पर देनी है, ठीक है। इसी तरीके से कभी ऐसा होता है कि कारोबारी उधार के सिलसिले में पैसे हो जाते हैं, ठीक है ना। तो अब वो जो पैसे आपने वसूल करने हैं, उधार आपने चीज़ बेची, अब पैसे वसूल करने हैं आपने, तो वो उस पर भी ज़कात आएगी, ठीक। तो ये तो कर्ज़ों में आप देख लें रिसीवेबल जो है उसके अंदर ज़कात आएगी, और सिर्फ ये सूरत होगी कि अगर वो शख्स देने से इनकार कर दे या किसी वजह से आप मायूस हो जाएं, ठीक है ना, यानी उस शख्स को देने से इनकार नहीं करता लेकिन आज तक उसने दिया भी किसी को नहीं, तो ऐसा शख्स है और आपको यकीन है कि ये नहीं देगा, तो ठीक है, आपका मायूस होना असल है। आप मायूस अगर हो गए तो फिर वो बैड डेट में चला जाए, ठीक हो गया। अब देखें कर्ज़े की क्या क्या सूरतें होती हैं। आपने कहीं पर कोई एडवांस दिया होता है, घर जब किराए पे लेते हैं कोई एडवांस दिया हुआ है तो सिक्योरिटी के तौर पे कुछ रकम दी हुई है, ये इस तरह की जितनी सूरतें होती हैं वो कर्ज़ा होता है। इसी तरीके से अगर आपने कहीं बीसी डाली हुई है तो बीसी में आप जो पैसे भर रहे हैं तो वो आप कर्ज़ा दे रहे हैं, और अगर वहाँ से आपको यकदम मिल गई तो वो आप पर कर्ज़ा चढ़ गया, ठीक है ना। तो जब कर्ज़ा चढ़ता है तो वो माइनस हो जाता है, और जो आपने कर्ज़ा दिया हुआ है उस पर ज़कात आएगी। अलबत्ता इस बात को समझना चाहिए कि क्योंकि ज़कात का ताल्लुक़ जो है वो साल से होता है ना, सालाना उससे, तो इस साल के अंदर जो इंस्टॉलमेंट्स होंगी उसी को आप माइनस करेंगे, ठीक है। बीसी 5 साल रखी हुई है कोई, तो इस साल के अंदर या उस डेट तक जब वो डेट आने वाली है, फ़र्ज़ करें 3 महीने बाद डेट आ रही है और बीसी तो पूरे साल चलेगी, तो इस तक जो आपकी ड्यूज़ होंगे उनको तो आप माइनस कर सकते हैं। अगर आपने अदा नहीं किए, अदा कर दिए तो वो बहस से खारिज है, अगर अदा नहीं किए और वो आपका कर्ज़ा है तो आप उसको माइनस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो कर्ज़े की मतलब इस किस्म की सूरतें होती हैं। ये बैंक में अगर करंट अकाउंट में रखा हो तो वो भी एक कर्ज़े की शक्ल होती है, ठीक है, उसमें भी ज़कात होती है। कर्ज़े से मिलती जुलती चीज़ें होती हैं इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट 2 तरह की होती है। एक इन्वेस्टमेंट होती है शेयर्स की शक्ल में, और एक इन्वेस्टमेंट होती है, यानी मैं इस्लामिक इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। वैसे तो बॉन्ड्स वगैरह ये सारे ये कर्ज़े के हुक्म में, बॉन्ड्स लेना जायज़ नहीं है, या कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो जायज़ नहीं, लेकिन अगर किसी ने लिए तो उस पर ज़कात आएगी, क्योंकि वो आपका कर्ज़ा है जो आपने हुकूमत को दिया हुआ, ठीक है ना। तो ये जो इस्लामी इन्वेस्टमेंट होती है 2 तरह की होती है, ठीक है। एक इन्वेस्टमेंट होती है जो आजकल इस्लामी बैंक्स चल रहे हैं, तो वो मुजारबा के तौर पे लेते हैं आपसे। अब उसका नतीजा ये है कि उसके पीछे जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, जितने लीजिंग के एग्रीमेंट्स चल रहे हैं, जितने मुराबाहा के एग्रीमेंट्स चल रहे हैं, जितने डिमिनिशिंग मुशारका के यानी हाउस फाइनेंसिंग वगैरह के एग्रीमेंट्स चल रहे हैं, आप उन सब में शरीक हैं,
क्योंकि आपने पैसे लगाया ना, ठीक है ना, आपने पैसा लगाया और इस्लामिक बैंक एक मैनेजर के तौर पे उसको चला रहा है फ़ंड को, तो आप उसके शरीक हैं। तो लेकिन इस्लामी बैंक इन चीज़ों को आपको दिखाता नहीं है कि पीछे कारोबार कितना हो रहा है, क्या हो रहा है। लिहाजा यहाँ पर क्योंकि आप कुछ मालूम नहीं कर सकते, तो जो भी आपने उसमें इन्वेस्ट किया है उसी पर यानी आप ज़कात दे देंगे, ठीक है। वरना असल में क्या होना चाहिए था, असल में ये होना चाहिए था कि पीछे के जितने भी वो असासे हैं तो उनका हिसाब लगाया जाता, मतलब लीजिंग के जितने भी असासे हैं तो उन पे ज़कात ना आती, या डिमिनिशिंग मुशारका में जब किराए का पोर्शन जो होता है उतना हिस्सा जो मकान का है तो उस पर ज़कात ना आती। तो कई ऐसी चीज़ें थी जिसमें ज़कात ना आती, और कई ऐसी चीज़ें होती जिसमें असल इन्वेस्टमेंट से रकम बढ़ जाती कि मुराबाहा, क्योंकि कीमत फ़रोख्त पे होता है सब हिसाब किताब जो है ना। तो अब मुराबाहा में चीज़ तो ली थी 1 लाख की, लेकिन दे रहे हैं 2 लाख की, तो ज़ाहिर है उसमें कीमत उसकी बढ़ जाती है। लेकिन क्योंकि हमें कोई चीज़ पता नहीं है और बैंक इन चीज़ों को कभी भी नुमाया नहीं करते, तो लिहाजा जो आपने उधर इन्वेस्टमेंट कर रखी है रुपीस की शक्ल में, डॉलर्स की शक्ल में, बस उसी पे आप ज़कात दे देंगे। एक दूसरी सूरत होती है शेयर्स की, और शेयर्स में आपके लिए पॉसिबल होता है कि आप उसकी एनुअल रिपोर्ट के ज़रिए से एसेट्स का अंदाज़ा कर सकें, ठीक है। तो वहाँ पर हम कर सकते हैं। अच्छा, शेयर्स होते हैं 2 तरह के। बाज़ दफ़े शेयर इसलिए लिए जाते हैं ताकि आप कंपनी से वाबस्ता हुए बग़ैर, और सिर्फ आपका मकसद होता है मैं ख़रीदूँगा, बढ़ जाएंगे तो बेच दूँगा, तो वो उसकी हैसियत तो माल तिजारत की तरह हुई ना, कि जैसे मैं कोई चीज़ ख़रीदूँ बेच दूँ। ये रॉयल कंपनी की का पंखा ख़रीदूँ और इसको बेच दूँ। रॉयल कंपनी से मेरा कोई वास्ता मैं नहीं रखना चाहता, सिर्फ उसकी एक चीज़ ख़रीदी और बेच दिया। तो इस सूरत में तो क्योंकि वो पूरा जो शेयर है वो ख़ुद माल तिजारत है, लिहाजा उसको आप ख़रीद लें और बेच दें तो उस पर ज़कात आएगी। दूसरी सूरत ये होती है कि आप एनुअल जो वहाँ से आपको प्रॉफिट मिलता है उसके लिए आप रख रहे हैं, कंपनी से वाबस्ता हो रहे हैं कि भाई मैं पूरा साल अपने पास रखूँगा और आप जो डिविडेंड तकसीम करेंगे वो मुझे भी दे दें। तो अब सूरत हाल बदल गई। अब ऐसा नहीं है कि आपने शेयर इसलिए ख़रीदा हो कि मैं आगे बेचूं, बल्कि वाबस्ता होने के लिए ख़रीदा है, लिहाजा वो माल तिजारत तो नहीं है, ठीक है। अलबत्ता जो आपने ख़रीदा है तो वो कैश कन्वर्ट हुआ है कुछ एसेट्स में, ठीक है, कंपनी में शेयर्स में कन्वर्ट हुआ है, और हर शेयर के पीछे एसेट्स हैं, कुछ कैश भी है, कुछ कर्ज़े भी हैं, कुछ फ़िक्स्ड एसेट्स भी हैं, ठीक है ना। तो अब उसका क्या करें। तो यहाँ पहली बात तो ये ज़हन में रखें कि जो ज़कात होती है ये मार्केट रेट पे होती है, बुक वैल्यू पे नहीं होती। ज़कात जो होती है मार्केट रेट, यानी शेयर्स का जो स्टॉक में मार्केट रेट चल रहा है उस पे होती है, फेस वैल्यू पर या बुक वैल्यू पर नहीं होती, ठीक हो गया। अच्छा, अब दूसरी चीज़ समझें कि हमें मार्केट रेट जो होता है वो फ्लक्चुएट होता रहता है, हमें उसमें नहीं पता चल सकता इसमें कितने फिक्स्ड एसेट हैं और कितनी रिटेन अर्निंग है और कितना क्या है, कुछ पता नहीं चल सकता। तो हम बुक वैल्यू की तरफ जाएंगे ताकि हम प्रोपोर्शन समझ लें, ठीक हो गया। बुक वैल्यू की तरफ जाएंगे, अकाउंटिंग की जो उनकी बुक होगी कि भाई पर हर शेयर में क्या क्या है, तो उसमें हम देख लेंगे, बैलेंस शीट को देखेंगे, खुलासा ये बैलेंस शीट को हम देखेंगे, और बैलेंस शीट के अंदर जो फिक्स्ड एसेट्स हैं उनमें से जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है उसको तो हम नहीं छेड़ेंगे, उसके अलावा जितनी चीज़ें हैं, लैंड है, बिल्डिंग है, इक्विपमेंट है, ठीक है ना, इस तरह की जितनी भी फिक्स्ड एसेट होंगे हम उसका प्रोपोर्शन टोटल बुक वैल्यू से लगा लेंगे, ठीक है। फ़र्ज़ करें कि बुक वैल्यू में 30 रुपये का शेयर बन रहा है बुक वैल्यू में, और जो फिक्स्ड एसेट जो हमने उसमें से निकाला वो उसका रेशो बन रहा है फ़र्ज़ करें 1/3। तो क्या मतलब हुआ कि हमने जो पैसे इन्वेस्ट किए थे उसमें से 1/3 तो वो हैं जो कि ऐसी चीज़ में कन्वर्ट हो गया जिस पे ज़कात नहीं, और 2/3 ऐसे में कन्वर्ट हो गया जिस पे ज़कात है। प्रोपोर्शन पता चल गया हमें। तो अब हम आ जाएं मार्केट वैल्यू पर, बुक वैल्यू से अब दोबारा किस पे आ जाएं, मार्केट वैल्यू। अब फ़र्ज़ करें कि वो 30 रुपये बुक वैल्यू वाला जो है उसकी मार्केट में वैल्यू है 90 रुपये फ़र्ज़ करें स्टॉक में, तो हम वहाँ से 30 रुपये कम करके 60 रुपये पे ज़कात दे सकते हैं।
ठीक है, ये जिसकी फील्ड होगी वो समझ गया होगा, जिसकी नहीं होगी नहीं समझा होगा। तो जिसकी फील्ड ना हो तो वो हमारे इदारे से SCS का जो शरिया कंसल्टेंसी सर्विस है वहाँ से वो कंसल्टेंसी ले सकता है कि मेरे इस तरह के शेयर्स हैं तो मेरी क्या ज़कात बनती है मुझे बता दें, तो वहाँ से हम कर सकते हैं। तो बहरहाल तो शेयर्स जो यानी इस्लामिक इन्वेस्टमेंट दो तरह की, एक वो है जिसके बैक पर क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चल रहा, जैसे बैंक्स हैं, तो वहाँ पे तो जो आपने जमा कराया बस उसी पे ज़कात दे, जो आपका अकाउंट आ रहा है उस पर ज़कात दे। और शेयर्स की सूरत में आपको पता चल सकता है कि पीछे क्या है, तो वहाँ से पता कर लें और जिस पर ज़कात है उसकी दे दें, जिस पर नहीं है उसकी ना दें, आपको इजाज़त। और अगर कोई सब चक्करों में नहीं पड़े बगैर सबकी देना चाहता है तो देने में कोई हरज नहीं, ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादा देने में तो हरज नहीं, तो कम देने में हरज। एक बात यहाँ पे इजाफी हम मिला लें कि एक होती है फेस वैल्यू ना, फेस वैल्यू होती है जिस पर वो फ्लोट हुआ था शुरू में, तो हुकूमत फेस वैल्यू पर ज़कात खुद काट लेती है, ठीक है। तो अगर फेस वैल्यू फ़र्ज़ करें 10 रुपये थी और 10 रुपये की ज़कात पहले कट चुकी है, तो आप उस ज़कात को भी शुमार कर सकते हैं, यानी आप अदायगी में उसको शुमार कर सकते हैं कि वो मेरी तरफ से हो चुकी है, ठीक हो गया। और बैंक जो है, बैंक में अगर आपके पैसे पड़े रह गए और ज़कात कट गई तो ज़कात आपकी अदा हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको निकाल लें और अपने तौर पे ख़र्च करें तो ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हुकूमत के जो मसारिफ़ हैं उसमें सफाई नहीं है, तो आप अपने तौर पे ज़्यादा बेहतर अंदाज में ख़र्च कर सकते हैं। दूसरे ज़कात में एक अहम मसला ये भी होता है कि ज़कात अपने लोकल जो एरिया है उसके अंदर या अपने रिश्तेदारों में जो करीबी लोग हैं उनके अंदर ये ज़्यादा तरजीह है इसकी। तो और ये एक नेटवर्क भी बड़ा ज़बरदस्त बनता है कि हर इलाके में अमीर लोग होते हैं, हर इलाके के अमीर लोग अपने इलाके को संभालते जाएं अगर, और ज़कात के उसी उसूल पर चलें और पूरे आलम इस्लाम में फ़र्ज़ करें यही एक सिस्टम इसी तरह से चल रहा हो, तो आप देखें बग़ैर किसी खुसूसी प्लानिंग के सारे गरीबों तक रसाई हो जाएगी। तो रसाई नहीं होती उसकी वजह क्या होती है कि यहाँ वाली वहाँ, वहाँ वाली वहाँ, वहाँ वाली वहाँ, या हुकूमत ने ले लिया और हुकूमत का कोई अपनी प्लानिंग नहीं है। हुकूमत को 100 रुपये अगर ख़र्च करने हैं तो उसके लिए 200 रुपये का उसको बजट चाहिए कि 100 रुपये कहाँ खर्च करूँ, तो ज़ाहिर है वो तो नहीं हो सकता ना एडजस्ट। तो ये तो इसलिए निकलवाना बेहतर है। लेकिन अगर आपकी वहाँ रह गई और कट गई तो ज़कात अदा हो जाएगी। अच्छा, जायदाद में आप देख लीजिए कि जायदाद जो होती है उसके अंदर इस तरह के मसाइल आते हैं। शुरू में तकसीम नहीं होती जायदाद, तो इज्तिमाई पूरी जायदाद की ज़कात यानी उसमें जो ज़कात के असासे हों, सोना चांदी करेंसी माल तिजारत, तो वो निकालना मुनासिब नहीं है, क्योंकि बाज़ दफ़ा उसमें हो सकता है नाबालिग बच्चे भी हों और नाबालिग बच्चे पे ज़कात फ़र्ज़ ही नहीं है, ठीक है ना। तो उसकी तरफ से आप गैर ज़रूरी तौर पे दे देंगे, नाजायज़ होगा देना। और इसी तरीके से ये भी हो सकता है कि पूरे मजमूए को देख के तो ज़कात आ रही हो, लेकिन अगर उसका पोर्शन जब किसी को मिलेगा उस पर ज़कात ना आ रही हो। इसी तरह ये भी हो सकता है कि पोर्शन पे ज़कात आ रही हो, लेकिन उस जिस आदमी के पास जाएगी उसके पास पहले से कर्जा इतना है कि जब वो माइनस होगा तो फिर उस पर ज़कात नहीं होगी। लिहाजा इस किस्म की जो इज्तिमाई चीज़ें होती हैं उसमें ख़ुद ही नेकी करना ये ज़्यादा मुनासिब नहीं, बल्कि इसको तकसीम कर देना चाहिए और तकसीम करके उनको तरगीब देनी चाहिए कि आप अपनी ज़कात अदा करें। अलबत्ता ये सूरत हो सकती है कि ख़्याल है कि जो लोग हैं वो अदा नहीं करेंगे, तो और आपका उन पर कुछ इन्फ्लुएंस भी है, तो फिर आप उनको थोड़ा तरगीब देकर और थोड़ा अपना सिस्टम में लाके अदायगी करवाएं, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन वैसे ही बग़ैर सोचे समझे अगर कर दी तो ये ठीक नहीं होगा। इसी तरह अगर हम थोड़ा सा कंपनीज़ को भी देख लें कि और कामों में भी, इनफरादी कामों में भी ये चीज़ आ जाएगी कि बाज़ कंपनियां जो हैं वो सर्विसेज दे रही होती हैं। सर्विसेज का मतलब यह है कि वो कोई एसेट नहीं, फ़िज़िकल एसेट नहीं बेच रही, लेकिन कुछ आपको एक मानवी फ़ायदा दे रही है। जैसे स्कूलिंग सिस्टम्स हैं, ठीक है ना, कि वो आपके बच्चे को वो अच्छी एक तरबियत दे रहा है, लेकिन वो कोई फ़िज़िकल एसेट आपके हवाले नहीं कर रहा। तो इन सूरतों में क्योंकि कोई मानवी चीज़ है, हकीकी चीज़ नहीं है, उस पर ज़कात नहीं है। लेकिन अगर इसी किस्म के इदारे कोई फ़िज़िकल एसेट्स भी साथ साथ बेचना शुरू कर दें, जैसे यूनिफॉर्म्स बेचे जाते हैं या कोर्स अपना बना लिया या कोई कॉपीज़ अपनी बना ली, ठीक है, तो इस किस्म की कोई भी चीज़ कि जो बल्क में लाके वो उन्होंने अपने गोदाम में रखी हुई है और मकसद बेचना है, तो उस पर ज़कात आएगी। वरना स्कूलिंग सिस्टम में यानी तालीम पर कोई ज़कात नहीं, उस पर जो फ़ीस आएगी वो कैश में चला जाएगा, तो उस पर कैश पे ज़कात आएगी।
अच्छा, ये सर्विसेज का हो गया। इसी तरह सर्विसेज में और चीज़ें भी आप देख सकते हैं, मसलन ये जो मैकेनिक वगैरह होते हैं, अगर ये ऑयल है और इस तरह की चीज़ें जो बेचना चाहते हैं, तो वैसे तो ये सर्विस फराहम करेंगे, लेकिन बेचेंगे भी बहुत सारी चीज़ें। तो जो चीज़ें ऐसी होंगी उनकी फिर कीमत फ़रोख्त लग कर उसका हिसाब हो। जी, इंश्योरेंस कर्जा है, कर्ज जी नहीं, बाज़ दफ़ा गुड्स इंश्योरेंस होगी तो कुछ होगा ही नहीं, पैसे चले जाएंगे, लेकिन जब तक वो चल रही है तो तब तक वो कर्जा है। हाँ, आपको ज़कात तो आप पे, जी जी उस पर आएगी। अच्छा, मैकेनिक की मैं मिसाल दे रहा था, तो मैकेनिक पर इस तरह से ज़कात है। अच्छा, इसी तरह आप देखिए कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे ये दुकानदार होते हैं, ये हमें जब सामान देते हैं तो ये शॉपिंग बैग साथ में देते हैं ना। तो शॉपिंग बैग आम तौर पे उर्फ़ यह है कि ये मुफ्त में दिया जाता है और ये बेचना मकसद नहीं होता, एक सहूलत है। तो अब अगर किसी दुकानदार ने बहुत सारे शॉपिंग बैग इसलिए ला के रखे हैं कि उसको ज़रूरत पड़ती है, तो इस पर ज़कात नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि उसका बेचने का इरादा नहीं है, एक सौ। लेकिन अगर कोई पैकिंग मटेरियल है, जैसे इतर वालों के पास बड़ी खूबसूरत बोतलें हैं और दूसरी चीज़ें हैं, तो उसको शॉपिंग बैग की तरह हम नहीं समझेंगे, क्योंकि उसकी कीमत लग रही है, उसकी वजह से वो इतर जो 10 रुपये का था वो 100 रुपये का हो गया, तो ज़ाहिर है कि वो पैकिंग उसमें काउंट हो रही है ना। तो वो ऐसी चीज़ें जो बेशक पैकिंग मटेरियल कहलाए, लेकिन वो उसकी कीमत लगती हो, तो उस सूरत में उसकी भी ज़कात देनी होगी। अच्छा, इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग साइड में हम चले जाएँ। मैन्युफैक्चरिंग साइड में देखें, ट्रेडिंग साइड में तो ये होता है कि फिनिश गुड आपकी दुकान में रखी होती है, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें रॉ मटेरियल से फिनिश गुड तक बहुत मराइल होते हैं। तो रॉ मटेरियल की अपनी कीमत लगती है, ठीक है, और जो यानी वैल्यू एडिड होता है थोड़ा बहुत 20%, 30%, 40%, उसकी अपनी कीमत होती है, और जो बिल्कुल फिनिश गुड होती है उसकी अपनी कीमत होती है। हर एक की अपनी अपनी कीमत फ़रोख्त लगाई जाएगी, ठीक है ना। ये बात पहले भी आ चुकी कि ज़कात में जब भी हम हिसाब करेंगे तो कीमत फ़रोख्त के लिहाज से करेंगे, ठीक है। तो हर एक की कीमत फ़रोख्त लगेगी और उसके हिसाब से उसकी तो जो रॉ मटेरियल है उसके अंदर उसकी भी ज़कात अदा की जाएगी, ठीक है। ये नहीं कहेंगे कि वो तो अभी बना नहीं, ठीक है ना, बहरहाल आपने ख़रीदा है, बेचने के लिए से ख़रीदा है, उस पर भी ज़कात आएगी। ट्रेडिंग साइड के मसले आसान हैं कि ट्रेडिंग साइड में अगर आपका रनिंग स्टॉक है, आ रहा है जा रहा है, तो उसकी जो कीमत लगती है वही मार्केट में जो रेट है उसके हिसाब से आपने लगाना है। अलबत्ता कभी सीज़न ख़त्म हो जाता है और आपका स्टॉक जो है वो डेड स्टॉक हो जाता है, यानी वो रुक जाता है, बिक नहीं पा रहा होता, सर्दी का स्टॉक गर्मी में या गर्मी का सर्दी में, इस तरह का। अब सर्दी में तो उसकी कीमत बहुत अच्छी थी, अब गर्मियों में कोई लेता नहीं, तो ज़कात की तारीख़ आपकी गर्मियों में आ गई। तो आज के ज़माने यानी उस तारीख़ को आप जिस कीमत पे उसको बेचना चाहेंगे वो कीमत फ़रोख्त होगी उसकी, ठीक है। फ़र्ज़ करें वो सर्दियों में तो वो 1000 रुपये तक का सूट बिक रहा था, लेकिन अब जो है वो उसको 200-300 रुपये में भी कोई लेने के तैयार नहीं, तो आपने रखा हुआ है कि चलो गर्मी अगली सर्दियों में निकालेंगे, करेंगे। तो अब इसमें क्योंकि कीमत उसकी वही है, इस वक्त जो मार्केट की पोजीशन है, तो उसके लिहाज से हम उसकी वही कीमत लगा लेंगे 200-300 रुपये वाली। तो ये इसके मसाइल हो गए। ट्रेडिंग के, मैन्युफैक्चरिंग के, सर्विसेज के मसाइल इसमें आ जाते हैं। शेयर्स के मसाइल हो गए, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के मसाइल हो गए, ठीक है ना, तो जायदाद के मसाइल हो गए। तो अक्सर मसाइल मेरे ख़्याल में काफ़ी तक हो गए। ख़वातीन के होते हैं, ख़वातीन में अगर एक औरत है उसको शौहर ने महर देना है तो ये उसका रिसीवेबल तो है, लेकिन इस पर ज़कात नहीं है, ठीक है। ये भी रिसीवेबल उस वक्त है जबकि किसी का देने का इरादा हो, बहुत सारे तो देते भी नहीं है, इरादा भी नहीं होता उनका, लेकिन अगर किसी का इरादा भी हो तो ये एक ख़ास किस्म का रिसीवेबल है, क्योंकि ये तिजारती रिसीवेबल नहीं है, ठीक है ना। तो तिजारती रिसीवेबल का अलग हुक्म है और ये जो शादी की वजह से रिसीवेबल होता है इसका अलग हुक्म है, इस पर उसमें ज़कात नहीं है, ठीक है। तो ये ख़वातीन के हवाले से खुसूसी उसका हो गया। और कोई सवाल आप हज़रात करना चाहें? ज़ेवरात अगर सिर्फ सोने के हैं तो मैंने बता दिया कि अगर कुछ भी नहीं है, कोई करेंसी नहीं है, सिर्फ जेवर है, तो 7.5 तोले का हिसाब है, उससे कम पे ज़कात नहीं। लेकिन ये रेयर केस है,
ठीक है ना, ख़वातीन के पास भी कुछ ना कुछ होता है। ये वो केस हो सकता है जब शौहर जो है वो पॉकेट मनी ना देता हो, सिर्फ खर्चे के पैसे देता हो अपनी मिल्कियत में रख के कि मैं पैसे तो दे रहा हूँ लेकिन है मेरे, जब चाहूँगा ले लूँ। तो इस किस्म की कोई सूरत हो और शौहर वो बीवी जो है उसका भाई भी ना देता हो, अब्बा भी ना देता हो, यानी बहुत ही रेयर केस है कि कोई भी उसको ना पूछता हो, तो उस सूरत में ऐसा हो सकता है कि उसके पास बिल्कुल करेंसी ना हो, उसकी अपनी ओनरशिप की करेंसी, ठीक है ना। बाकी करेंसी वैसे उसके पास इस्तेमाल की हो तो उसका एतबार नहीं। जी सवाल वाजे करें ज़रा। जैसे आपने कहा कि औरत के पास सिर्फ जेवर और पैसे ना हो, उसे कोई देता ही ना हो, ऐसा शौहर जो पॉकेट मनी ना देता हो, वो आपके मिल्कियत जेवर का भी नहीं देगा, ऐसी सूरत में क्या होगा? ज़कात तो वाजिब है, अदा कौन करेगा? नहीं, ज़कात का ताल्लुक़ होता है ओनरशिप से, ठीक है। अब ओनरशिप वो तो हर ख़ानदान का अपना उर्फ़ है। अगर तो बीवी को मालिक समझा जाता है तो वो बीवी पे फ़र्ज़ होगी, और अगर शौहर यानी उस ख़ानदान में यह है कि आमतौर पे इस्तेमाल के लिए देते हैं तो फिर नहीं होगी। हाँ, फिर मर्द यानी मर्द हो या उसके अब्बा जिसकी भी मिल्कियत में है। ओनरशिप बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना कि वो उसकी वालदा की होती है, सास की होती है, लेकिन उसने इस्तेमाल के लिए दे रखा होता है, जिसकी होगी उसी पर होगी। जी जी बस आपकी नीयत अगर उससे कन्वर्ट हो चुकी हो ना, ये तो कन्वर्ट होने का तो आप ही को पता होगा, इसको मेरे पास स्केल नहीं है कोई इसका ना, तो ये आप ही ने तय करना है कि मेरी नीयत कन्वर्ट हुई है या नहीं हुई। कन्वर्जन का मतलब तो यही है कि आप है ना, आप सोच रहे हैं कि अब ये बिकने का नहीं है, हाँ, तो छोड़ दिया तो फिर ठीक है, फिर ज़कात ख़त्म हो गई, माल ज़कात ना रहा। हाँ, लेकिन अगर आपकी साथ साथ ये नीयत चल रही है कि नहीं बिकेगा बिकेगा बिकेगा, तो अब ज़ाहिर है वो नीयत फिर वो भी शुमार होगी। नहीं, असल में जो अच्छे पैसे लग गई बेच दूंगा, ये तो हर आदमी की हर वक्त नीयत होती है, यानी हर आदमी के ये लाशोर में होता है कि ऐसा तो मैं करूँगा, ठीक है ना। लेकिन बात यह कि पहले से ही बेचने की नीयत थी, तो इसमें इजाफी नीयत आपकी क्या हुई? तो अगर तो आपको यकीन है कि अब मैंने इसका यानी हाँ बच्चों के लिए छोड़ दिया, तो फिर ख़त्म खलास। हाँ, ये तरद्दुद यानी आपने खुद ही क्लियर करना है, क्योंकि इसको कोई मुफ्ती क्लियर नहीं कर सकता। वो हर साल के हिसाब से ना, जिस साल आप कैलकुलेशन कर रहे हैं उस वक्त जो कीमत होगी उसके मुताबिक। जी, हमारा इदारा है SCS के उन्वान से एक शरिया कंसल्टेंसी सर्विस फॉर ट्रेड एंड फाइनेंस। ये बुनियादी तौर पे एक दारुल इफ्ता है, और दारुल इफ्ता मुख्तलिफ होते हैं, उसमें अकायद, निकाह, तलाक, मुख्तलिफ मसाइल बताए जाते हैं। हर मदरसे में होता है तकरीबन। हमने ये कोशिश की है कि हम ताजरों की सहूलत के लिए शहर में जहाँ पे ताजर रहते हैं, जहाँ पे मार्केट्स हैं, हम वहाँ पर दारुल इफ्ता बनाएं ताकि उनको आने जाने में आसानी रहे। और दूसरा ये कि इसको हमने लिमिटेड कर दिया है सिर्फ मालियाती मसाइल, ताकि हमारी भी एक्सपर्टीज़ उसमें बढ़े और लोग भी बग़ैर किसी तरद्दुद के आ जाएं कि या ये फ़लाँ मसलक वालों की है या फ़लाँ मसलक वालों की है, पता नहीं ये इस तरह करते होंगे या उस तरह करते होंगे, क्योंकि फ़ाइनेंशियल मसाइल में आम तौर पे किसी का कोई ख़ास इख्तिलाफ़ नहीं है, ठीक है ना। तो इस लिहाज से हमने यानी एक कोशिश की है कि जितने हज़रात मालियात से ताल्लुक़ रखते हैं और अपनी बिज़नेस को और अपने घरेलू मालियात को, अपने कारोबारी मालियात को वो ठीक करना चाहते हैं, मालियाती इबादात भी इसमें दाखिल हैं। जैसे ज़कात का हमने सेशन किया, तो इसी तरह हज के हमारे सेशन होते हैं, कुर्बानी ज़कात वगैरह के होते हैं, ठीक है ना, तो मीरास के होते हैं। तो जो जहाँ जहाँ मालियात का कॉन्सेप्ट आता है तो वहाँ पर हम चलते हैं। तो आप हज़रात जो है वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट भी है scsguide.com, scsguide.com, ठीक है ना। और हमारा ईमेल एड्रेस जो है वो scsguide.com पर ही ask@scsguide.com, वो उस पर आप कोई फतवा अगर पूछना चाहें तो आप उस पर भेज सकते हैं। और अगर कोई इंतज़ामी मालूमात लेना चाहें तो info@scsguide पर आप इंतज़ामी मालूमात ले सकते हैं। और फ़ोन नंबर वगैरह यहाँ पर आप ले सकते हैं। मेरा नंबर जो है 0321
2000691। तो और साथी भी हमारे यहाँ मौजूद हैं, तो फ़ोन के ज़रिए, फैक्स के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए, वेबसाइट के ज़रिए, यानी जो नया तरीका निकल आता है तो हम उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। फेसबुक पर हमारा पेज है, ठीक है ना, सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल है। जी सही, वो जो उनको लोगों को मिला पेंशन में जो पैसा मिला वो उन्होंने इन्वेस्ट किया कहीं पर, सही बारिंग के कहाँ इन्वेस्ट किया वो गलत चीज़ है, वो अलग बहस है। सही। जैसे इस्लामिक प्रोजेक्ट में उसने इन्वेस्ट किया, इस पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट किया कि मेरे घर का खर्चा चलता रहेगा, सही। तो उस पर ज़कात है या नहीं, या इस पर? देखिए ज़कात का जो मेयार मैंने बता दिया ना, अगर उसको मीट कर गया तो ज़कात होगी, वरना नहीं होगी। और ज़कात से आम मंथली एक्सपेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये एनुअल ख़र्चा है और कुछ बचेगा तो उस पर ख़र्चा है, खा लिया तो नहीं होगा। यानी अगर अगले साल तक आप वो तनख्वाह अपनी निपटा चुके हुए तो नहीं होगी ज़कात उस पर, तो बची हुई हुई तो ज़कात होगी। नहीं मतलब है कि तनख्वाह है या जो भी आपका मंथली आपका जो आ रहा है ना, तो वो मंथली जो आ रहा है वो आप इस्तेमाल करते रहें। बच्चा अगर बचता है, हाँ हाँ साल तक में आपने कितना उसमें से बचाया, जी 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 उसके ऊपर हाँ, उस पर आ सकती है अगर मीट करे। एक सरप्लस वैल्यू वो भी तो रखिए कि जिसकी वजह से खर्चा आ रहा है, वो तो साहिब निसाब हो गई ना, रखी तो निसाब के दायरे में आ जाएगी ना। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर इन्होंने जो इन्वेस्ट किया है वो इतना है, तो वही है कि मेयार को अगर मीट कर रहा है तो फिर तो होगी। एक वो बात सर जो मकान वाली थी, आपने भी अर्ज किया कि ज़रूरत से ज़ायद सामान सही है, वो निसाब तो जब हम तश्कील देंगे तो उसमें ऐड कर सकते हैं, वो वाला निसाब जिसमें ज़कात नहीं लेनी, नहीं लेंगे हाँ, देने वाला नहीं। देने वाला। तो ज़रूरत से ज़ायद मकान के बारे में क्या? वही हुक्म है, हुक्म में फ़र्क नहीं। ज़रूरत से ज़ायद हम उसको उस वक्त कहेंगे मकान को, मतलब एक घर है ना, किसी के पास एक और घर भी है, ठीक है, अब वो दूसरा घर जो है उससे फ़र्ज़ करें कोई बेवा है और दूसरे घर के किराए से ही गुजारा है, तो ये ज़रूरत में दाखिल है, ज़रूरत से ज़ायद नहीं। लेकिन अगर वो दूसरा घर का जो किराया वो ज़ायद आता है और इसकी अपनी अर्निंग्स अलग से हैं, तो फिर वो ज़रूरत से ज़्यादा, मकान ज़रूरत से ज़ायद होगा, लिहाजा इसके लिए ज़कात लेना जायज़ नहीं होगा, देना फिर भी फ़र्ज़ नहीं होगा। वो तो मैंने शुरू में बताया, वो थोड़ा सा आप लेक्चर फिर सुनिएगा, हाँ, कि ज़कात जो है वो लेने का अलग है और देने का अलग। अच्छा एक और अभी मेरा उलझन हुई कि आपने कहा ये बॉन्ड वगैरह दुरुस्त नहीं है, सही एक अमल दुरुस्त नहीं है, सही एक गैर दुरुस्त अमल पर फिर भी ज़कात देनी पड़ेगी उस नहीं, अमल पे, यानी वो नाजायज़ होगी। बॉन्ड जो है ना, देखें दुरुस्त जो नहीं है वो तो है उसका सूद या वो जो एग्रीमेंट है, बाकी जो आपने पैसे भरे हैं वो वापस ले सकते हैं ना, तो ज़कात तो उसी पे आ रही है। वो जो सूद है वो तो वैसे 100% ही सदका करना है, उस पर 2.5% का तो मसला नहीं। हाँ, यानी जो इंटरेस्ट होगा वो उस पर ज़कात नहीं होती, क्योंकि वो तो 2.5% का सिस्टम नहीं हो, तो 100% सदका करना, ठीक है ना। तो ये जो आपकी असल थी हलाल आमदनी जो थी आपने गलत लगा दी, तो वापस इंश्योरेंस में भी है कि आप उतना वापस ले सकते हैं, तो वही चीज़ ठीक है। जज़ाकुमुल्लाह ताला, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। في الدنيا يزيد والرب تواب شكور، والرب تواب شكور. رمضان أشجانا